नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द नॉन स्टेट एक्टर्स। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो जो ORF में आया था, इजराइल पैलेस्टीन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ नॉन स्टेट एक्टर कॉल्ड हमास। तो चलिए मैं आपको पहले एजेंडा बताता हूँ क्या डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात नहीं करने वाले इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत हद तक हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में बात की थी व्हाट हमास इज ट्राइंग टू अचीव। I will tell you in short what has exactly happened in the war and how Hamas has gained importance. But हमारा जो दूसरा भाग होगा डिस्कशन का, जहां पे हम लोग नॉन स्टेट एक्टर के बारे में बात करने वाले, वो बहुत जरूरी होगा। यहां पे हम लोग जानेंगे नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है, कितने तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जिसमें से हम लोग फोकस करेंगे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स, और इनको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, डू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज जो आखिरी स्लाइड है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको एक नई चीज, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा अबाउट नॉन स्टेट एक्टर जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ नए नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और जानेंगे ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी इन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, व्हिच गिव्स यू एंट्री इनटू एलीट IAS एंड IPS, वी हैव क्रिएटेड अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू। आप घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो हमारे कंटेंट के साथ। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, examine the role of non-state actors in the internal security of India। Although ये डिस्कशन जो हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप यहां पे इंडिया के बारे में बात कीजिएगा। इंडिया को क्या खतरा है नॉन स्टेट एक्टर से और किस तरह से हम लोग उनको काउंटर कर सकते हैं। डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स फ्रॉम न्यूज पर्सपेक्टिव। देखिए हम जानते हैं कि हाल ही में एक लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। नाउ टू बी प्रिसाइज, बिटवीन इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप, बिटवीन इजराइल एंड हमास, एंड दिस हैज ब्रॉट बैक द अटेंशन टू नॉन स्टेट एक्टर। अब नॉन स्टेट एक्टर यहां पे कौन है? हमास। अब आप टेक्निकली मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि सर यहां पे क्या पैलेस्टीन एक स्टेट एक्टर है? मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप बात करें 1974 के बारे में, पैलेस्टीन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, इसको लेजिटिमेट पार्टी मानी गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा और इनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। जब मैं PLO कहूं तो मैं यहां पे उनकी जो पॉलिटिकल विंग है फतह के बारे में बात कर सकता हूं, विच इज द लेजिटिमेट पॉलिटिकल विंग। सो PLO इज रिकॉग्नाइज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई कैन कॉल इट अ स्टेट एक्टर। ऑल्दो अगर आप स्ट्रिक्टली आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन करना चाहते हैं, आई वुड से PLO वुड ऑल्सो बिकम अ नॉन स्टेट एक्टर, बट UN हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट। Here we are going to talk about the Israel-Palestine issue obviously। अब Israel-Palestine issue है वो तो काफी पुराना इशू है, 1949 से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो एक एंटिटी है, नई पार्टी है, हमास। नाउ हमास स्टार्टेड इन 1987 एंड विद इन 3 decades इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंट। और जो अभी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देखिए 11 दिन कॉन्फ्लिक्ट चला, मई 10 से मई 21 तक। उसके बाद सीज फायर कॉल हुआ। इजराइल ने कहा कि वी हैव emerged victorious, हमास ने कहा we have emerged victorious। और अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर वी डिस्कस व्हाट वाज हमास ट्राइंग टू अचीव, क्योंकि हम लोगों ने कहा था इट इज अ लॉस सिचुएशन फॉर बोथ, बट हमास हैज गेन्ड समथिंग। व्हाट हैज हमास गेन्ड? हमास हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी आउट ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक तो वो पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं पैलेस्टीनियंस की और दूसरे अरब्स की भी। नाउ हमास इज बीइंग सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। सो this non-state actor Hamas, it has gained prominence and going into future हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि आगे चल के भी इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी कॉन्फ्लिक्ट में। तो दिस विल बिकम अ मेजर प्लेयर इन कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। अब ये तो रहा हमारा डिस्कशन आर्टिकल से जुड़ा हुआ, लेकिन हम लोग एक मैक्रो डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द मीनिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। देखिए अगर आपको सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर का मतलब समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टेट एक्टर। देखिए इसको समझने के लिए हमको ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव जानना पड़ेगा। ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव क्या है? IR का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो हम लोग कहते हैं, इट इज अ रिलेशन और टेक्निकलिटी बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी कि स्टेट X एंड स्टेट Y। So state actor, for instance, say India, Pakistan, USA, USSR,
बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू एंटिटीज विच हैव सोवरेनिटी, तो उसको कहते हैं टेक्निकल इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, पिछले 50-60 सालों में, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि non-state actors are finally impacting the relations between the state actors. They are becoming very very important players in the international relations paradigm. तो चलिए जानते हैं कौन है ये non-state actors। देखिए, अगर हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, वहां पे दो भाग मिलेंगे आपको, ट्रांसनेशनल एक्टर्स और सब स्टेट एक्टर्स। और सब स्टेट एक्टर कौन है? अभी टिपिकली हम लोगों ने जिसकी बात की, वी स्पोक अबाउट हमास। हमास कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब स्टेट एक्टर। यहां पे इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिबेल और अ टेरर ग्रुप which is fighting a state, यानी कि it is fighting Israel. Israel is a state and Hamas as an organization, as a non-state actor, it is fighting Israel for some motive, right? Whatever that may be. अब सब स्टेट एक्टर के अलावा जो प्रोमिनेंट नॉन स्टेट एक्टर्स है वो है ट्रांसनेशनल एक्टर्स। अब ट्रांसनेशनल एक्टर्स मतलब जो केवल एक देश में बेस्ड नहीं है। अब अगर इनको मैं डिफाइन करूं तो आई कैन नॉट डिफाइन देम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज देयर प्रेजेंस इज इन मेनी कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टिपिकल नॉन स्टेट एक्टर इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। हम लोगों ने बहुत बार बात की है ऑफ द कंपनीज कॉल्ड एज FANG, राइट? फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, वी हैव स्पोकन अबाउट FANG। नाउ दीज कंपनीज आर टिपिकली द MNCs, नॉट जस्ट दीज, और भी कंपनीज हैं जिनकी प्रेजेंस बहुत सारे कंट्रीज में है। तो ये किस तरह इंपैक्ट करती है ये हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। और ये भी काफी हद तक इंपैक्ट कर रहे हैं दो देशों के बीच रिलेशंस। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। और फाइनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर्स ये है, जैसे कि MNCs है, NGOs है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं? ये what exactly are they doing, मुझे जानना है। तो what are they doing? See, the impact of the non-state actors has been broadly in 3 domains. First is diluting the sovereignty. अब sovereignty का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं, हमारे प्रीएम्बल में लिखा है इंडिया इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, यानी कि इंटरनल डिसीजंस विल टेक, एक्सटर्नली फॉरेन पॉलिसी हमारी खुद की रहेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन नॉन स्टेट एक्टर्स की, हाउ दे आर हैम्परिंग और डायल्यूटिंग दी स्टेट सोवरेनिटी। देखिए, मैं यहां पे उदाहरण देना चाहूंगा MNCs का। लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड ईच। देखिए, MNCs फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा USA और फ्रांस के बारे में। देखिए, USA फ्रांस की अगर बात करें तो वी हैव हर्ड ऑफ द गाफा टैक्स। गाफा टैक्स क्या है? गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन टैक्स। अब फ्रांस चाहता है कि वो जो MNCs है, जो बड़ी कंपनीज है, जो US में बेस्ड है, जिनकी प्रेजेंस दूसरे कंट्रीज में भी है, उनके ऊपर एक टेक्नोलॉजी टैक्स लगाए। तो दिस पर्टिकुलर डिसीजन बाय फ्रांस, इट इज इंपैक्टिंग द US फ्रांस रिलेशंस। मतलब कुछ हद तक अब फ्रांस अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंपोजिशन ऑफ टैक्स। ये जस्ट एक उदाहरण है। अब ये कैसे आपकी सोवरेनिटी डाइल्यूट कर गया? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसको हैम्पर कर रहा है कि आप जो चाहे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक रिपरकशंस। दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल NGOs, अब देखिए मैं उदाहरण दूंगा यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की, AI की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज बेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज, बट it continuously puts a question mark over India's credentials. It continuously puts credentials over India's democracy, India's handling of human rights, India's handling of press. तो इस चीज से इंडिया की sovereignty कैसे डायल्यूट हुई? अपनी खुद की जो डिसीजन मेकिंग होती है कि say I want a strict control over press, I cannot do it because someone else is now commenting on it. So that way they are diluting the sovereignty. I hope this point is clear. अब इसके अलावा second pointer is very very easy. Challenge to the concept of nation states. Now this is typically the terror organization जिसमें हमने बात की हमास की, आप बात कर सकते हो हेजबोला की, आप बात कर सकते हो ISIS, any player who is threatening the concept of nation state. For India, we have many terrorist organizations which are prominent in Kashmir, right? So we can talk about these. This is very very simple. इसके ऊपर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे कैसे इनको टैकल करना है। लेकिन जो तीसरा हमारा इंपैक्ट है वो बहुत जरूरी है, कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस ला रहे हैं। अब किस तरह से ये दो देशों के बीच रिलेशंस खराब कर रहे हैं या फिर उनमें तनाव ला रहे हैं या फिर समवे दे आर इंपैक्टिंग पॉजिटिवली और एडवर्सली। लेट्स टेक एग्जांपल। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए USA की बात करेंगे और इंडिया की बात करेंगे, ठीक है?
अब अगर हम लोग बात करें किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट एनजीओस। देखिए एनजीओ में अगर बात करें, यूएस बेस्ड एक एनजीओ है ग्रीन पीस, ठीक है। अब फंडिंग इसको मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, बिल्कुल। अब इनके ऑपरेशंस है इंडिया में भी। अब ये इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंडिया में दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट से न्यूक्लियर पावर। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन पीस हैज बीन अगेंस्ट इंडियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली कूदनकुलम प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रीन पीस ने बहुत हल्ला मचाया था पहले। अब सवाल ये उठता है कि हाउ आर दे इंपैक्टिंग द रिलेशंस। देखिए यूएस में बेस्ड या फिर यूएस में फंडेड एक एनजीओ है जो काम कर रहा है इंडिया में। सबसे पहले तो इंडो यूएस रिलेशंस को ये लोग कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। अब इंडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर के खिलाफ। अब प्रेडोमिनेटली एग्जांपल अगर लूंगा मैं कूदनकुलम की, यहां पे कूदनकुलम में कौन इन्वॉल्व है, कूदनकुलम में ऑब्वियसली इंडिया इज इन्वॉल्व, बट द अदर पार्टी इज रशिया। सो हाउ एन एनजीओ, a non-state actor, is impacting India-US relations, and it is impacting the India-Russia relations. That is how they play a bigger role and make the international relations more and more complex, right? चलिए अब बात करते हैं ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, टेरर थ्रेट से, इनको हम लोग टैकल कैसे कर सकते हैं। देखिए टैकलिंग एमएनसीज एंड टैकलिंग एनजीओज, it is a whole new different topic itself, because states are grappling with this right now. तो चलिए जानते हैं how to tackle these terror actors or terrorist organizations। अगर हम लोग बात करें in contemporary times, many scholars have given a new concept called as asymmetrical balancing, right? अब ये एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग क्या है कि किस तरह मैं बैलेंस करूंगा, जो बड़ा देश है, एक कंट्री है जिसकी बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास बहुत आर्म्स एंड एम्युनिशन है, हाउ इज इट गोइंग टू बैलेंस अ स्मॉलर फोर्स और अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हार्डली 1000 to 2000 फाइटर्स है जिनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है। तो कैसे मैं इस पावर को इस पावर के साथ बैलेंस करूंगा, इसके लिए बहुत से स्कॉलर्स ने दिया है एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग। अब चलिए समझते हैं ये एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग टेक्निकली है क्या। अब इसके लिए आपको समझना है दो टर्म्स, सिमेट्रिकल बैलेंसिंग, एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग। अब देखिए सिमेट्रिकल बैलेंसिंग क्या हुई, बैलेंसिंग बिटवीन टू नेशंस, जो ट्रेडिशनल आईआर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक देश। अब इंडिया ट्राइंग टू बैलेंस विद पाकिस्तान और वाइस वर्सा, यानी कि समझिए इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया 1998 में, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया 1998 में। इंडिया के पास समझ लीजिए 1000 मिसाइल से, पाकिस्तान ट्राई करेगा कि हमारे पास भी 1000 मिसाइल हो। ये हो गई आपकी सिमेट्रिकल बैलेंसिंग। लेकिन एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग क्या हुई, एक तरफ एक बड़ा देश है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास लैक्स टुगेदर ट्रूप्स है, बिलियंस ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ हो गए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ वो लोग फाइट कर रहे हैं। अब क्या ये देश इसके साथ बैलेंस कर पाएगा क्या डायरेक्टली, जैसे कि कॉन्फ्रंटेशनल वॉर होता है। अब इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत बार वॉर हो चुका है, क्या हम लोग डायरेक्टली वॉर के लिए जा सकते हैं? अब वॉर के लिए जाएंगे तो ये छोटी पावर है, दे विल हाइड, दे कंटिन्यूसली गो फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रहेगी, आप कुछ सिपाहियों को मारेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ाई चलती रहेगी, गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यूस। सो हाउ डू वी बैलेंस दिस? अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए स्कॉलर्स ने बताया एसिमेट्रिकली बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि एक बड़ा देश है, इस बड़े देश में से मैं एक छोटा भाग निकालूंगा। फॉर इंस्टेंस से एफबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना दी, या फिर सीआईए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, विच इज मोर और लेस मैचिंग दिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उनसे लड़े। इसीलिए खुफिया एजेंसीज आती है, इसीलिए खुफिया बॉडीज बनती है, ताकि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिससे डायरेक्टली now the country is not fighting, but this particular institution is going to balance against the terror organization. I hope this is clear कि asymmetrical balancing जो नया कॉन्सेप्ट बन चुका है वो किस तरह यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर इजराइल की बात करें, इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, मोसाद इट इज अ सीक्रेट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी विच टेक्स केयर ऑफ दीज नॉन स्टेट एक्टर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑल्दो व्हेनेवर वॉर इज टू मच और कॉन्फ्लिक्ट गोज टू मच, इन द स्टेट ऑल्सो इन्वॉल्व्स। चलिए अब इस बैलेंसिंग के बाद हमारे आखिरी मुद्दे पे चलते हैं डिस्कशन के, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते आते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स है कौन? देखिए एमएनसीज है, एनजीओस है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की बात करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉन स्टेट एक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं। देखिए टिपिकल एग्जांपल है न्यू इन्फ्लुएंशियल नॉन स्टेट एक्टर्स, एंड मेनी एक्सपर्ट सजेस्ट कि आने वाले दिनों में ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ये सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर बनेगा, विच इज गोइंग टू इंपैक्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस। इनको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ना ये एनजीओ है, ना ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। अगर एमएनसी की बात करें, कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर रहेगा, एनजीओ है, कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर रहेगा। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक
सीमा के बारे में बात करेंगे, फॉर इंस्टेंस आईसिस कहीं पे प्रोमिनेंट है, बोको हराम कहीं पे प्रोमिनेंट है, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, दे आर हाइडिंग इन द प्लेन साइड। ये लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। हम लोग बात कर चुके हैं बिटकॉइन के बारे में, लाइटकॉइन के बारे में, एथेरियम के बारे में, राइट। ये सारी जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो एंटायर जो पैराडाइम निकला हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, this is going to become a very important technology based non state actor which is going to impact the international relations going into forward। अभी हम लोग बात करें तो it is already doing it। हम लोगों ने हाल ही में देखा था किस तरह से एक क्रैश आया बिटकॉइन या फिर क्रैश आया क्रिप्टो करेंसीज में बिकॉज ऑफ एन एक्शन बाय चाइना। हम लोगों ने देखा किस तरह से रिलेशंस हैव बीन डेवलपिंग, क्योंकि इलॉन मस्क ने कुछ अनाउंस कर दिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इट इज लीडिंग टू मेनी अदर कंट्रीज एक्सेप्टिंग इट एज अ पेमेंट और रिजेक्टिंग इट एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। सो दिस इज हाउ दिस नॉन स्टेट एक्टर probably going into future is going to impact the relations between the nations. I hope this particular discussion was interesting for you. With that, let me end. Thank you for watching. Jai Hind.